So this is part 2 of drugs for peptic ulcers and GERD. The first category is drugs that inhibit gastric acid secretion, जिसमें हमने PPIs के बारे में पढ़ लिया. Second is H2 receptor antagonist या H2 blockers. पेराइटल सेल्स पे H2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिस पे हिस्टामिन एक्ट करता है. सो हिस्टामिन इज़ द एगोनिस्ट. और H2 blockers में we have drugs which end with the word tidine like ranitidine, famotidine, nizatidine, cimetidine. These are the antagonists. So parietal cell पे H2 receptors present होते हैं. Histamine is the agonist and the antagonist they end with the word tidine like ranitidine, cimetidine, famotidine and nizatidine. Let's see the mechanism of action. H2 receptor antagonist कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करते हैं H2 रिसेप्टर्स को. ठीक है, ये H2 रिसेप्टर्स पेराइटल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं और इनके कारण गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन इनहिबिट होता है. ये सारे फेजेस ऑफ एसिड सीक्रेशन दैट इज़ बेसल, शिफिलिक एंड गैस्ट्रिक, इन तीनों फेजेस को सप्रेस करते हैं. एसिड सीक्रेशन दो टाइप का होता है, एक नॉक्टर्नल या बेसल और दूसरा मील इंड्यूस्ड. ठीक है, तो दो टाइप का एसिड सीक्रेशन होता है, एक जो मील के कारण इंड्यूस होता है और दूसरा जो बेसल एसिड सीक्रेशन है जो रात के टाइम में भी होता है. तो ये जो H2 ब्लॉकर्स है ये मेनली नॉक्टर्नल एसिड सीक्रेशन को सप्रेस करते हैं. तो वेगस नर्व से एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है. गैस्ट्रिन जो है वो M1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है. गैस्ट्रिन CCK-B रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है और ये हिस्टामिनोसाइट्स पे एक्ट करके हिस्टामिन रिलीज़ करवाते हैं. और फिर ये जो हिस्टामिन है ये H2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है जो कि पेराइटल सेल्स पे प्रेजेंट होता है. तो ये H2 ब्लॉकर्स के कारण एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन और फूड के कारण जो गैस्ट्रिक एसिड स्टिमुलेट होता है वो भी कम हो जाता है. पर ये जो H2 ब्लॉकर्स हैं दे आर लेस पोटेंट देन PPIs. ये 60-70% एसिड सीक्रेशन को सप्रेस करता है. जो PPIs थे ये 80-98% सप्रेस करते थे और H2 ब्लॉकर्स 60-70% सप्रेस करते हैं. सिमेटिडीन इज़ द प्रोटोटाइप ड्रग एंड वाज द फर्स्ट H2 ब्लॉकर डेवलप्ड. पर सिमेटिडीन का काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट होता है जिसके कारण अब ये रेयरली यूज्ड होता है. H2 blockers are usually administered orally and are well absorbed. They are metabolized in the liver और जो मेटाबोलाइट्स हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं. ठीक है, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिमेटिडीन, रानिटिडीन और फैमोटिडीन अवेलेबल है. So cimetidine, ranitidine and famotidine are available for intravenous administration. जो नीज़ाटिडीन है इसके सारे फीचर्स रानिटिडीन के सिमिलर है बट नीज़ाटिडीन हैज़ हायर बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 100%. नीज़ाटिडीन का बायो अवेलेबिलिटी 100% है. देन वी हैव फैमोटिडीन. फैमोटिडीन के भी काफ़ी सारे फीचर्स रानिटिडीन के सिमिलर है पर ये ज़्यादा पोटेंट है और लॉन्गर एक्टिंग है. फैमोटिडीन हैज़ नो एंटी एड्रोजेनिक इफ़ेक्ट और इसका ड्रग इंटरैक्शन भी नेग्लिजिबल है. एंड लैफोटिडीन, इट इज़ एन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड डिक्रीजेस एसिड सीक्रेशन. लैफोटिडीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो कि एसिड सीक्रेशन को डिक्रीज़ करता है. इसके साथ साथ ये म्यूकोजल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, म्यूसिन सिंथेसिस को भी इंक्रीज़ करता है.
लैफोटिडीन का एक्स्ट्रा एक्शंस भी है, जैसे कि म्यूकोजल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना और म्यूसिन सिंथेसिस करना, और नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। नीज़ाटिडीन का बायो अवेलेबिलिटी 100%। फैमोटिडीन का कोई एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट नहीं होता है, ड्रग इंटरैक्शन नेग्लिजिबल है, एंड लैफोटिडीन एसिड सीक्रेशन को कम करने के साथ साथ म्यूकोजल ब्लड फ्लो और म्यूसिन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है, एंड ऑल्सो एनो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। Now let's see the therapeutic uses of H2 blockers. Number 1 is peptic ulcer. H2 blockers are one of the commonly used drug in peptic ulcers. H2 blockers provide symptomatic relief within days and ulcer healing within weeks. कुछ दिन में ही symptomatic relief आ जाएगा और कुछ सप्ताहों में जो अल्सर है वो हील कर जाएगा। ड्यूडेनल अल्सर 4 से 6 वीक में ट्रीट होता है। गैस्ट्रिक अल्सर 6 से 8 वीक में ट्रीट होता है। गैस्ट्रिक अल्सर के लिए ज़्यादा लंबा थेरेपी है, दैट इज़ 6 to 8 वीक्स, और ड्यूडेनल अल्सर के लिए 4 से 6 वीक। PPIs are more frequently used because they have higher efficacy and are well tolerated. PPIs को ही पर हम ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर्स के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा एफिकेसी है। इसका एफिकेसी कितना होता है PPIs का? 80 to 98%, ठीक है, और ये वेल टॉलरेटेड होता है, ठीक है। इनको हम H. pylori एसोसिएटेड अल्सर्स में यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। स्ट्रेस अल्सर्स के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस अल्सर के लिए H2 ब्लॉकर्स ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। स्ट्रेस अल्सर क्रिटिकली इल पेशेंट्स में दिखता है जिनमें सीवियर मेडिकल या सर्जिकल इलनेस हो, एंड दे मे बी एसोसिएटेड विथ अपर GIT ब्लीडिंग। तो इस केस में इंट्रावेनस H2 ब्लॉकर्स आर यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर एंड ब्लीडिंग, ठीक है। सो स्ट्रेस अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए वी यूज़ H2 ब्लॉकर्स। Then NSAID-induced ulcers के लिए H2 blockers can be used for healing of NSAID-induced ulcer but are less effective than PPIs. Second use, gastroesophageal reflux disease. GERD में H2 blockers are effective and produce symptomatic relief. PPIs are more effective. तो GERD में भी PPIs ज़्यादा effective होते हैं। देन Zollinger-Ellison सिंड्रोम या ZE सिंड्रोम, सर्जरी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, पर जिन केसेस में सर्जरी नहीं हो सकता वहाँ पे PPIs और H2 ब्लॉकर्स आर यूज टू कंट्रोल हाइपर सीक्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पे भी PPIs को हम प्रेफर करते हैं। एंड द लास्ट इज H2 blockers are used pre-operatively to reduce the risk of aspiration pneumonia. एस्पिरेशन निमोनिया के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए H2 blockers are better than PPIs, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा थेराप्यूटिक यूज़ सेम होता है PPIs और H2 ब्लॉकर्स के लिए। जैसे पहला पेप्टिक अल्सर हो गया, ZE सिंड्रोम हो गया, और एस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, और GERD में ये चारों थेराप्यूटिक यूज़ कॉमन होता है H2 ब्लॉकर्स और PPIs में। बट हम H2 ब्लॉकर्स को प्रेफर करते हैं स्ट्रेस अल्सर्स के लिए, और दूसरा है एस्पिरेशन निमोनिया के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए। लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ सिमेटिडीन एंड रानिटिडीन। सिमेटिडीन H2 ब्लॉकर को कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करता है। रानिटिडीन भी कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है H2 रिसेप्टर का। रानिटिडीन इज़ मोर पोटेंट देन सिमेटिडीन। सिमेटिडीन इज़ लेस पोटेंट। Ranitidine has longer duration of action, that is 24 hours. Cimetidine has shorter duration of action, that is 6 to 8 hours. Ranitidine has less
affinity for hepatic cytochrome P40 enzymes, hence drug interactions are rare. So ranitidine के केस में drug interactions rare होते हैं because they have less affinity for hepatic cytochrome cytochrome P4, cytochrome 450 enzyme. Cimetidine enzyme inhibitor है, इसलिए it increases the plasma concentration of many co-administered drug such as phenytoin, digoxin, theophylline, warfarin and propranolol. ठीक है, तो सिमेटिडीन एंजाइम इनहिबिटर है, तो सिमेटिडीन के कारण इन सब का टॉक्सिसिटी होता है, फेनेटोइन, डाइजॉक्सिन, थियोफाइलिन, वॉरफेरिन या प्रोपेनोलॉल का. रानिटिडीन हैज़ नो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, और इसके कारण प्रोलैक्टिन सीक्रेशन भी इंक्रीज नहीं होता, जबकि सिमेटिडीन के कारण प्लाज्मा प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होता है. इसके कारण मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकता है, गैलेक्टोरीरिया होता है. ठीक है, सो प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज होने के कारण मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और गैलेक्टोरीरिया होता है विमेन में, और मेन में गायनेकोमास्टिया और ओलिगोस्पर्मिया और इम्पोटेंसी होता है. सो सिमेटिडीन के एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, गैलेक्टोरीरिया, गायनेकोमास्टिया, ओलिगोस्पर्मिया और इम्पोटेंस. सिमेटिडीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके CNS साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कन्फ्यूजन, हेडेक और हैलुसिनेशंस, जबकि रानिटिडीन हैज़ पुअर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग एबिलिटी और इसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स रेयर होते हैं. द थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग जो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को इनहिबिट करता है इज़ एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स या एंटी मस्करिनिक एजेंट्स. एग्जाम्पल पिरेंजिपाइन एंड टीलेंजिपाइन, सो दे एंड विद द वर्ड zipine. Pirenzepine and telenzepine, these are selective M1 receptor blockers and they inhibit acid secretion. They are not commonly used because of their low efficacy and anticholinergic side effects. तो इनका efficacy काफ़ी कम होता है, it's around 40 to 50%, और साथ में anticholinergic side effects भी है, तो इसलिए एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स को हम उतना कॉमनली यूज़ नहीं करते. इनका एग्जांपल है पिरेंजिपाइन एंड टिलेंजिपाइन एंड दे आर सेलेक्टिव M1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स. देन द फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग जो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को इनहिबिट करता है इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स. प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स एग्जांपल मीज़ोप्रोस्टॉल. मीज़ोप्रोस्टॉल एक सिंथेटिक PG एनालॉग है, PGE1. ठीक है, मीज़ोप्रोस्टॉल एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, इट्स PGE1 एंड इट इज़ इफेक्टिव ओरली फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ NSAID इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर. तो मीज़ोप्रोस्टॉल का यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़ है, दैट इज़ NSAID इंड्यूस्ड अल्सर को ट्रीट करता है, पर NSAID इंड्यूस्ड अल्सर का भी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो PPIs ही है, बट वी कैन यूज़ मीज़ोप्रोस्टॉल. प्रोस्टाग्लैंडिन गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को इनहिबिट करता है और इसके साथ साथ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को इंक्रीज़ करता है, दैट इज़ म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को इंक्रीज़ करता है. गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को इनहिबिट करने के साथ साथ म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को इंक्रीज़ करता है. प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स म्यूकोजल ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज़ करते हैं, दे हैव साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट. ठीक है, म्यूकोजल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, म्यूकस इंक्रीज़ करते हैं, बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को तो इनहिबिट करते ही हैं. इनका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स. सो एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया, दीज आर द कॉमन साइड इफ़ेक्ट. मीज़ोप्रोस्टॉल जो है वो कैटेगरी X ड्रग है. ठीक है, इसलिए दिस इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्योंकि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है
and because of its adverse effects and need for frequent dosing, it is rarely used. मीज़ोप्रोस्टोल को भी हम रेयरली यूज़ करते हैं. दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. ठीक है. मीज़ोप्रोस्टोल के कारण मोबियस सिंड्रोम हो सकता है. मोबियस सिंड्रोम में क्रेनियल नर्व 6 इज़ अफेक्टेड. बाकी इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ एब्डोमिनल क्रैम्प एंड डायरिया. एंड द ओनली यूज इज़ एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर को अल्सर के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में. The second class of drug for peptic ulcer is ulcer protectives. अल्सर प्रोटेक्टिव्स में दो ड्रग हैं, एक सक्रालफेट और दूसरा बिस्मुथ कंटेनिंग प्रिपरेशन. सक्रालफेट, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेटेड सुक्रोज. सो सक्रालफेट. This suc stands for sucrose, Al for aluminium and fate for sulfated. So it is a complex of aluminium hydroxide and sulfated sucrose. इसके एक्शन के लिए एसिडिक pH चाहिए, दैट इज़ लेस देन 4. pH should be less than 4. उसमें सक्रालफेट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन. ये एक स्टिकी पॉलीमर बनाता है विच विल एडहियर टू द अल्सर बेस और फिर उसको प्रोटेक्ट करता है. एसिडिक पीएच में इसका पॉलीमराइजेशन होता है जिससे स्टिकी पॉलीमर्स बनता है जो कि अल्सर के बेस पे एडहियर करके उसको प्रोटेक्ट करता है. ये अल्सर के बेस पे प्रोटीन्स को भी प्रेसिपिटेट कर देता है जिससे पेप्सिन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिले. ठीक है. सक्रालफेट के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज़ होते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स के कारण साइटोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट होता है. ठीक है. सक्रालफेट प्रोस्टाग्लैंडिन और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के रिलीज़ को स्टिमुलेट करते हैं एंड दे हैव साइटोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट. इसके कारण म्यूकस और बाइकार्बोनेट सीक्रेशन भी इंक्रीज़ होता है एंड हेंस दे इन्हांस म्यूकोजल डिफेंस एंड रिपेयर. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेटेड सुक्रोज. एसिडिक पीएच में दैट इज़ पीएच लेस देन 4 में इसका पॉलीमराइजेशन होता है. जो पॉलीमर है वो अल्सर के बेस पे स्टिक होके उसको प्रोटेक्ट करता है. प्रोटीन्स भी प्रेसिपिटेट करवा देता है जिसके कारण पेप्सिन से भी प्रोटेक्शन मिलता है. प्रोस्टाग्लैंडिन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ प्रोस्टाग्लैंडिन और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को लोकली रिलीज़ करवाता है. दे हैव साइटोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट और म्यूकस और बाइकार्बोनेट सीक्रेशन को इंक्रीज़ करता है. सक्रालफेट इज़ गिवन ओरली ऑन एम्प्टी स्टमक एटलीस्ट 1 आवर बिफोर मील. ठीक है. तो खाना और सक्रालफेट के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए. इट शुड बी गिवन ऑन एम्प्टी स्टमक क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है. इसके कारण कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. ठीक है. जैसे कि डाइजॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन्स, कीटोकोनाजोल एंड फ्लूरोक्विनोलोन्स. सो बिकॉज ये जो सक्रालफेट है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है. इसके कारण कुछ ड्रग्स जैसे कि डाइजॉक्सिन, फ्लूरोक्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन्स और कीटोकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. इसके लिए pH लेस देन 4 होना चाहिए. ठीक है. इसलिए इसको हम एंटी एसिड्स, H2 ब्लॉकर्स या PPIs के साथ नहीं देते हैं. ठीक है. क्योंकि एंटी एसिड्स के कारण pH इंक्रीज़ होगा और अगर pH ज़्यादा रहेगा तो ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा. इसलिए इनको हम एंटी एसिड, H2 ब्लॉकर्स और PPIs के साथ नहीं देते. इसका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कॉमन साइड इफ़ेक्ट. ये एल्यूमिनियम के कारण होता है क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो मसल्स को रिलैक्स कर देता है. सो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कॉमन साइड इफ़ेक्ट. नोजिया may occur. Aluminium toxicity can occur in patients with renal failure.
सो रीनल फेलियर के पेशेंट्स में एल्यूमिनियम के कारण हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और एनकेफेलोपैथी भी हो सकता है रीनल फेलियर के केसेस में. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ PPIs, सक्रल फेट इज़ सेल्डम यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर्स. जिनका यूज़ ज़्यादा नहीं है, but they are effective for prevention of bleeding from stress ulcers and to reduce the risk of aspiration pneumonia. ठीक है, स्ट्रेस अल्सर से ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है और इसके साथ साथ एस्पिरेशन निमोनिया में भी इसका यूज़ है. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन GERD विथ ईसोफेजाइटिस. ठीक है, क्योंकि ये म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है. सो अगर GERD विथ ईसोफेजाइटिस है तो उस केस में भी ये इफ़ेक्टिव है. अदर यूसेस आर ओरल म्यूकोसाइटिस, रेडिएशन proctitis, rectal ulcers, bones and bed sores. तो स्किन पे भी कोई अल्सर है, बोन है या बेड सोर्स है, उस केस में भी वी यूज़ सक्रल फेथ. बिस्मुथ कंटेनिंग प्रिपरेशन. बिस्मुथ सबसैलिसाइलेट और CBS are the most commonly used oral bismuth preparation. Their mode of action is not clear, but they probably precipitate proteins and protect ulcer का base. ठीक है, ये भी प्रोटीन को precipitate करवाता है और अल्सर बेस को प्रोटेक्ट करता है. They stimulate the secretion of PGE2, mucus and bicarbonate, and they have antimicrobial effect against H. pylori. They are one of the components in certain anti-H. pylori regimens. The side effects are blackening of tongue and stool. बिस्मथ कंपाउंड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, इसके कारण टंग और स्टूल काला हो जाता है. ठीक है, ये आयरन कंपाउंड्स के साथ भी ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है. ठीक है, बाकी ये एच पाइलोरी रेजिमेन में एक कंपोनेंट हो सकता है. ठीक है, और इसका साइड इफ़ेक्ट है ब्लैकनिंग ऑफ टंग एंड स्टूल. बिस्मुथ सबसाइलेट एंड CBS में ये जो C है इट स्टैंड्स फॉर कोलॉइडल. They are the most commonly used oral bismuth preparation. मोड ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है, बट प्रोबेबली ये प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करवाता है और अल्सर बेस को प्रोटेक्ट करता है. दे इंक्रीज PGE2, म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन, और ये H. पाइलोरी के अगेंस्ट इसका एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट होता है. बाकी साइड इफ़ेक्ट ऑफ बिस्मुथ इज़ ब्लैकनिंग ऑफ टंग एंड स्टूल. The third category of drug used in peptic ulcer is drug that neutralize gastric acid, that is antacids. Antacids are weak bases that neutralize gastric acid and raise the gastric pH. They do not affect acid production. ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड के प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करता. Acid neutralizing capacity will reflect the potency of an antacid. An ideal antacid should be insoluble and capable of neutralizing the acid and should not liberate CO2. ठीक है, because CO2 के कारण स्टमक का डिस्टेंशन होता है और स्टमक का परफोरेशन हो सकता है. ठीक है, तो एक आइडियल एंटासिड वो है जो इनसॉल्युबल हो और and is capable of neutralizing the acid और साथ में CO2 प्रोड्यूस ना करे. And it should be non-absorbable. It should not disturb the acid-base balance of the body. ठीक है, तो एक आइडियल एंटी एसिड को इनसॉल्युबल होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए और साथ ही साथ एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, CO2 लिबरेट नहीं करना चाहिए और बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. तो दो टाइप के एंटी एसिड्स होते हैं, एक नॉन सिस्टमिक और सिस्टमिक. सिस्टमिक में वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट
and sodium citrate. और नॉन सिस्टमिक में वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड and magnesium trisilicate and aluminium hydroxide and calcium carbonate. ठीक है. सिस्टमिक में सोडियम सॉल्ट्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट. नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड कैल्शियम कार्बोनेट. Non-systemic anti-acids like magnesium hydroxide, magnesium trisilicate, aluminium hydroxide and calcium carbonate, ये सारे क्लोराइड सॉल्ट्स बनाते हैं स्टमक में. जब ये इंटेस्टाइन पहुंचते हैं तो जो क्लोराइड सॉल्ट है वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है. इसलिए कोई भी बाइकार्बोनेट अवेलेबल नहीं होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, जिसके कारण नो सिस्टमिक एल्कलोसिस इज़ देयर. तो जो क्लोराइड सॉल्ट है वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिसके कारण बाइकार्बोनेट अवेलेबल नहीं होता, वो बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो कोई भी सिस्टमिक एल्कलोसिस नहीं होती. कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड्स प्रोड्यूस वेरियस बेनिफिशियल इफेक्ट्स. दे आर एज फॉलोज. सो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. एल्यूमिनियम सॉल्ट के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है. मैग्नीशियम सॉल्ट के कारण डायरिया होता है. अगर इनको कंबाइन कर दे तो ये एक दूसरे के एडवर्स इफ़ेक्ट को काउंटरएक्ट कर देंगे. एल्यूमिनियम के कारण कॉन्स्टिपेशन और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के कारण डायरिया होता है. तो अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो इनका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो काउंटरएक्ट हो जाएगा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट स्लोली. तो अगर हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो इट विल प्रोड्यूस रैपिड एंड सस्टेन्ड इफेक्ट. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रैपिड ऑनसेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड स्लोली एक्ट करता है. तो दोनों को कंबाइन कर दें देन इट विल हैव रैपिड एंड सस्टेन्ड इफेक्ट. डोज ऑफ इंडिविजुअल एंटी एसिड इज रिड्यूस्ड, हेंस सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज मिनिमाइज्ड. और इसके कारण सिस्टमिक टॉक्सिसिटी भी मिनिमाइज हो सकता है कॉम्बिनेशन के कारण. कैल्शियम में बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स रिजल्टिंग इन हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर कैल्सीयूरिया. सो कैल्शियम का साइड इफ़ेक्ट है कि इसके कारण हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैल्सीयूरिया हो सकता है. सिस्टमिक एंटी एसिड्स में वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट. Sodium bicarbonate rapidly neutralizes the gastric acid, but the duration of action is short. The disadvantage of sodium bicarbonate is that this is highly water soluble and rapidly absorbed from the gut. इसलिए ये एक आइडियल एंटी एसिड नहीं है. क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और ये गट से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और इसके साथ साथ ये CO2 भी रिलीज़ करवाता है. CO2 के कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन और बेल्चिंग होता है. इट में ऑल्सो कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. इसके कारण सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स भी है एंड इट प्रोड्यूसेस रीबाउंड एसिडिटी. ठीक है. सो सोडियम बाइकार्बोनेट के बहुत सारे डिसएडवांटेज है. ये एक सिस्टमिक एंटी एसिड है, सिस्टमिक एल्कलोसिस करवाता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करवाता है. इसके कारण रीबाउंड एसिडिटी होता है और ये वाटर सॉल्युबल है, ये गट से एब्जॉर्ब हो जाता है. सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण CO2 रिलीज़ होता है. CO2 विल कॉज स्टमक डिस्टेंशन एंड बेल्चिंग. सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो यूज्ड टू अल्कलाइज यूरिन एंड टू ट्रीट एसिडोसिस. ठीक है. यूरिन को अल्कलाइन करने के लिए और एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं. It should be avoided in patients with hypertension and congestive cardiac failure as it causes sodium retention. तो इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये सोडियम रिटेंशन करवाता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन और CHF या CCF होने के चांसेस हैं. So these sodium bicarbonate should be avoided in patient with hypertension and congestive cardiac failure. Formulation. Anti-acids are available as suspension, tablet and powder. ठीक है.
जो टैबलेट है इट शुड बी च्यूड एंड swallowed फॉर बेटर इफेक्ट. सस्पेंशन हैव बेटर न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी देन अदर फॉर्मुलेशंस. ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं इनमें सबसे बेटर है सस्पेंशन. जो टैबलेट है उनको च्यू करके शैलो कर लेना चाहिए. ड्रग इंटरैक्शन, ऑल एंटी-एसिड्स इंक्रीज द pH ऑफ स्टमक and form insoluble and non-absorbable complexes with many drugs like iron, tetracyclines and fluoroquinolones, ketoconazole, etc. Thus, antacids reduce the absorption of these drugs. So, antacids के कारण pH increase होता है और ये आयरन, टेट्रासाइक्लिन, फ्लूरोक्विनोलॉन्स और कीटोकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है. There should be a gap of 2 hours between administration of these drugs and antacids. तो ये आयरन, टेट्रासाइक्लिन, फ्लूरोक्विनोलॉन्स और कीटोकोनाजोल के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है.